Hello everyone, this is Kaveri Kasuria and once again welcome back to my channel. आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 का जो लेक्चर अपलोड किए गए थे सारे लेक्चर्स आपने देखे होंगे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 7। एक्चुअली हमारे जो बाकी सभी चैप्टर्स हैं वो हमारी क्लासेस में हो चुके हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में जो हमारा चल रहा है अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि है आपका एग्रीगेट डिमांड। राइट, आपका चैप्टर आता है यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ये सारे चैप्टर जो हैं आज हम ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पर, ये सब टॉपिक्स आपके कवर किए जाएंगे और ये सब टॉपिक्स जो है हमने आगे अपने चैप्टर में कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ डिमांड कि यहाँ पर डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है, तो एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग क्या होता है। पहले हम वो देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब आप स्टडी करते हैं तो वहाँ पर आपका एग्रीगेट डिमांड का क्या मतलब है। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि एग्रीगेट डिमांड doesn't refer to the demand for any particular goods or services in the market। जब भी हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, ठीक है, जब भी आप बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड की, तो एग्रीगेट डिमांड पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को रेफर नहीं करता है, जबकि ये रेफर करता है किसको, डिमांड फॉर ऑल गुड्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर गुड्स की नहीं, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज उनके बारे में बात करता है। तो फर्स्टली आपको इसके अंदर ये चीज़ याद रखनी है कि ये ऑल के बारे में बात करता है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ ऑफन मेजर्ड फॉर द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। और दूसरी चीज़ ये याद रखनी है, जिसको हम मेज़र करते हैं एग्रीगेट डिमांड को अकाउंटिंग ईयर के दौरान मेज़र करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर के दौरान देखते हैं पूरे एक साल के दौरान जो है कितनी एग्रीगेट डिमांड रही, और इसीलिए इसको जो है फ्लो कंसेप्ट कहा जाता है। अब फ्लो कंसेप्ट क्या होता है और स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है वो हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इसके अंदर थर्ड पॉइंट आता है आपका एग्रीगेट डिमांड। इसको मेज़र आप कर सकते हैं विद रेफरेंस टू जनरल प्राइस लेवल, और एक इसको आप मेज़र कर सकते हैं एग्रीगेट डिमांड को विद रेफरेंस टू लेवल ऑफ इनकम। मतलब कि हम एग्रीगेट डिमांड को यहाँ स्टडी कर सकते हैं उसके प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में भी और इनकम के कॉन्टेक्स्ट में भी। और ये चीज़ आप जानते हैं कि आपने +1 में इतना तो पढ़ा ही है कि हम एग्रीगेट डिमांड को अगर प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हैं, इफ़ एग्रीगेट डिमांड रिलेट की जाती है जनरल प्राइस लेवल के साथ, तो उसका नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस लेवल के साथ। मतलब एग्रीगेट डिमांड और प्राइस का जो है नेगेटिव रिलेशन होता है। मतलब कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और प्राइस अगर डिक्रीज हो जाएगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो एग्रीगेट डिमांड का जो इनकम के साथ जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव रिलेशन होता है। राइट, मतलब जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी, और इनकम कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड को आप स्टडी कर सकते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, प्राइस के साथ भी और इनकम के साथ भी। और इस चैप्टर में आप स्टडी करेंगे, इस चैप्टर में कहता है कि एग्रीगेट डिमांड को हमने स्टडी करना है इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब हम एग्रीगेट डिमांड और उसको स्टडी करने वाले हैं इनकम, इसके साथ स्टडी करने वाले हैं। राइट, तो यहाँ पर ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को बताए गए हैं। नेक्स्ट इसकी बात आता है एग्रीगेट डिमांड को मेज़र किया जाता है, कैसे मेज़र किया जाता है। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज मेजर्ड नॉट, नोट दिया है, नोट द सम टोटल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो यहाँ पर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं देखते। मतलब ऐसा नहीं देखते कि पूरे साल के दौरान हमने कितनी चेयर्स बनाई, कितनी टेबल बनाई, नंबर ऑफ चेयर या टेबल काउंट नहीं करते। ठीक है, और ना ही ये हमारे लिए पॉसिबल है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी में अगर हम देखें तो हज़ारों लाखों चीज़ें बनाई जाती हैं और उनकी गिनती करना भी आसान नहीं है। तो यहाँ पर कहता है कि ये पॉसिबल भी नहीं होता है थोड़ा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम इसको मेज़र करते हैं इन टर्म ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम इसको लेते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया गया, उसके अंदर इसको एग्रीगेट डिमांड को मेज़र किया जाता है। और एग्रीगेट डिमांड को हम ऑलवेज एक्सप्रेस करते हैं एज व्हाट पीपल विश टू प्रोड्यूस, कि लोग कितना जो है विश टू स्पेंड, कितना स्पेंड करना चाहते हैं, और प्लान टू स्पेंड। मतलब आपको जब भी अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो इसको हमेशा हम लोग एग्रीगेट डिमांड को मेज़र करते हैं कि कंज्यूमर कितना स्पेंड करना चाहता है या फिर कितना स्पेंड करने के लिए प्लान कर रहा है एट द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है डेफिनेशन में।
और ये क्या कहता है कि हम इसको कभी भी ऐसे इंटरप्ट नहीं करते हैं कि पीपल एक्चुअली कितना स्पेंड कर रहे हैं, हमें एक्चुअली से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग किसको लेकर चलते हैं एग्रीगेट डिमांड में, विश टू स्पेंड और प्लान टू स्पेंड में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो एग्रीगेट डिमांड के बारे में आपको बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, एग्रीगेट डिमांड की अगर हम बात करते हैं, इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट द पीपल प्लान, जो वो प्लान कर रहे हैं, टू इंकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए उसके ऊपर लगा रहे हैं वो, ठीक है। इन द इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी के अंदर हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो अगर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर है तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा ये क्या है, एक फ्लो कंसेप्ट है, ठीक है। आपको ये बेसिक पॉइंट होते हैं जो छोटे छोटे पॉइंट हम मतलब स्टूडेंट जो है इसको कंसिडर नहीं करता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और साथ में क्या कहता है, एट द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के ऊपर हम उसकी देखते हैं कि वो कितना प्लान कर रहा है स्पेंड करने के लिए अपना गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इन द इकोनॉमी, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। अब हमें यहाँ पर स्टडी करना है बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अभी हम एग्रीगेट डिमांड का हमने मीनिंग समझा है कि डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इसका देखते हैं एग्रीगेट डिमांड का बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल। अब यहाँ पर एक टेबल हमें गिवन है, ठीक है। इस टेबल के अंदर दो चीज़ें शो की गई हैं, एक होता है यहाँ पर इनकम वाई, ठीक है। वाई डिनोट करता है यहाँ पर इनकम को, अब ये इनकम को डिनोट करता है। और यहाँ पर एक दिया है एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड। और इसी के नीचे यहाँ पर एक चीज़ और लिखी गई है एग्रीगेट, ए रिप्रेजेंट करता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ई रिप्रेजेंट कर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को। अब इसको मैं चाहे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलूँ या फिर प्लान्ड एक्सपेंडिचर बोलूँ, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको अल्टरनेट नेम्स जो है ध्यान रखने हैं कि कब कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ किया जा रहा है, तो ये चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है कि ये टेबल दी है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट पे देखिए, आपकी इनकम यहाँ पर ज़ीरो है, आपकी कोई कमाई नहीं हो रही, एकदम ज़ीरो है, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आप अगर कुछ भी नहीं कमा रहे तो आप बिल्कुल भी खर्चा नहीं करेंगे? सर्वाइवल के लिए, आप सर्वाइव करने के लिए आप कुछ ना कुछ तो अपनी बेसिक नीड्स के लिए, ठीक है, आप कुछ तो खर्चा करते ही हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है कि टेबल ये शो करती है कि अगर एक पर्सन का अगर हम लेते हैं, या फिर हम जब बात करें इकोनॉमी की, अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमी में अगर इनकम ज़ीरो भी है तो भी वहाँ पर कुछ ना कुछ बेसिक जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज़रूर रहेंगी, तब भी वहाँ पर कुछ ना कुछ खर्चा ज़रूर होगा। और यहाँ पर क्या कहते हैं कि जब इनकम ज़ीरो है तब भी यहाँ पर प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो हो रहा है 30 रुपये का, फिर भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहना चाहता है कि अगर आपकी इनकम ज़ीरो भी है तब भी कुछ ना कुछ खर्चा इकोनॉमी में ज़रूर होगा। उसके बाद जब आपकी इनकम बढ़ जाती है, ठीक है, ज़ीरो से अगर 20 रुपये बढ़ जाती है आपकी इनकम, 20 रुपये हो गई, तो आपकी कमाई देखिए 30 से 35, आपका जो खर्चा है 30 से 35 हो गया। जैसे ही आपकी कमाई बढ़ी, कमाई आपकी 0 से 20 हो गई, ठीक है। और जैसे ही थोड़ी सी कमाई बढ़ी तो आपने थोड़ा सा खर्चा भी बढ़ा दिया, 30 से 35 कर दिया। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारा खर्चा भी बढ़ जाता है, तभी हम इसको क्या कहते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन द ए डी एंड वाई, मतलब एग्रीगेट डिमांड और हमारी इनकम के बीच में। अब ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर कि जैसे ही हमारी इनकम 20 रुपये से बढ़कर 40 रुपये हो जाती है, वैसे ही हमारा एक्सपेंडिचर भी 40 रुपये हो गया। मतलब अब यहाँ पर क्या है कि जितना कमाया है उतना सारा का सारा खर्च हो गया, ये 40-40 इक्वल आ गया, मतलब जितना आपने कमाया उतना आपका सारा खर्च हो गया। पहले तो आप माइनस में चल रहे थे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब इसके बाद देखिए, इस पॉइंट के बाद क्या चीज़ स्टार्ट होती है कि जैसे ही आपकी इनकम 40 से 60 हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी अब इन जो डिमांड है वो सिर्फ 40 से 45 होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारा पैसा खर्च हो जाता है। अब क्या होता है कि आपने कमाए तो 60 रुपये थे, ठीक है, खर्च किए सिर्फ 45 रुपये, मतलब अब इस लेवल से आपने क्या चीज़ स्टार्ट कर दी, यहाँ पर आपने जो है सेविंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ से आपने सेविंग स्टार्ट कर दी, मतलब 60 रुपये कमा रहे हो और सिर्फ 45 रुपये खर्च किया, तो मतलब 15 रुपये आप अपनी जेब में बचा कर रखे अपने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि फिर आपकी मान लीजिए कि 60 से इनकम बढ़कर 80 रुपये हो गई, तो अब आप सिर्फ 50 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब जो गैप है, जो 30 रुपये का गैप है, ये क्या है, आपकी सेविंग है यहाँ। फिर आपकी इनकम हो गई 80 रुपये, 80 से 100 रुपये,
अब खर्चा कर रहे हो सिर्फ 55 रुपये का, तो यहाँ पर जो गैप है वो गैप भी किसको डिनोट कर रहा है कि आपकी सेविंग आप कर रहे हो भी यहाँ पर, फिर आप 120 रुपये कमा रहे हो, फिर 60 खर्च कर रहे हो, तो यहाँ पर जो गैप है वो गैप भी तो किस चीज़ को शो कर रहा है, वो गैप भी कह रहा है कि यहाँ पर भी कुछ सेविंग हो रही है। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, अब यहाँ पे अगर मैं लूँ, कमा कुछ नहीं रहे हो, 30 रुपये खर्च कर रहे हो, कोई सेविंग है यहाँ पर नहीं, बल्कि आप यहाँ पर क्या है माइनस में हो, ठीक है, -30 में हो। अब यहाँ पर 20 कमा रहे हो, ठीक है, 20 कमा रहे हो और 35 खर्च कर रहे हो, अब यहाँ पर कितने पे हो आप, -15 में, ठीक है। यहाँ पर क्या है 40 कमाए 40 ही खर्च करती, यहाँ पर सेविंग क्या है 0, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये हमारा जो है टेबल हमें शो करती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप सेविंग कर रहे हैं या नहीं, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो लेवल है आपका 40-40 का, यहाँ पर क्या है आपकी सेविंग, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि यहाँ पर सेविंग क्या है आपकी 0 है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके बाद अगर आप ये सारा लेवल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपकी सेविंग क्या है, आपकी सेविंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पर आपकी सेविंग पॉजिटिव में हो रही है, बढ़ती जा रही है सेविंग, ठीक है। और अगर इस लेवल से ऊपर अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है आपकी सेविंग जो है, यहाँ पे सेविंग कुछ भी नहीं हो रही है, यहाँ पर आपकी सेविंग इवन क्या है नेगेटिव में चल रही है, क्योंकि अभी यहाँ पर आप कोई कमाई नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट आपने कहीं से बोरो किया है या आपके पास पहले से कोई रिजर्व्स पड़े हैं, आप कुछ भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन आपकी कमाई नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आइए एक बार इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि देयर इज़ ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, कहता है कि इकोनॉमी की बात करता है कि सम मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर तो रहेगा। जैसे कहता है कि इनकम हमारी 0 थी तब भी हम एग्रीगेट डिमांड कर रहे थे 30 की, ठीक है। तो क्या कहना चाहता है कि एग्रीगेट डिमांड कुछ ना कुछ तो ज़रूर रहेगी। तो रीज़न क्या है इसके पीछे का, रीज़न कहता है कि सिंपल है, यू मस्ट इंकर सम एक्सपेंडिचर, आप कुछ तो खर्चा करेंगे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको सर्वाइव करना है ना, अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा, चाहे कमाई 0 होती है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि इवन अगर हमारी इनकम 0 भी होती है ना, यहाँ पर क्या कहता है इवन इनकम 0 भी है तब भी एब्सोल्युटली 0 रहेगी, तब भी हमारी कुछ ना कुछ हमारा एक्सपेंडिचर ज़रूर रहेगा, और यहाँ पर ये क्या कहता है नेगेटिव सेविंग को शो करता है। नेक्स्ट कहता है कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज एज इनकम इंक्रीज, कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाती है जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है, ठीक है। जैसे जैसे कमाई बढ़ती जाएगी हम जो है और ज़्यादा डिमांड करने लगेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड जो है इनकम के साथ पॉजिटिवली रिलेट करता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, कहता है आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ वाई, कहता है एक लेवल आता है जहाँ पर हम इनकम की कैसे लेवल पर पहुँच जाते हैं, जिसके बाद क्या होता है एडी लैक्स बिहाइंड वाई, मतलब एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है इनकम से। देखो हमने क्या देखा था, एक लेवल आया जहाँ पर हमारी इनकम और हमारा एग्रीगेट डिमांड था, जब वो 40-40 पर पहुंच गया था, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ था कि अगर यहाँ पर इनकम और बढ़ रही है, 40 से बढ़कर मान लीजिए कि 60 हो गई, ठीक है, 40 से बढ़कर 60 हो गई और हम खर्चा सिर्फ 45 का कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक सिचुएशन क्या होती है कि आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ वाई, एक लेवल वाई का ऐसा ज़रूर आता है जहाँ पर हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड लैग्स बिहाइंड द वाई, जैसे कि यहाँ पे 45 है, ये वाई से पीछे रह जाती है, मतलब अब हम सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं, कहने का ये मतलब है, राइट। अभी जो चीज़ हमने स्टडी की है एक बार आप उसको यहाँ पर देखिए, फिगर की हेल्प से देखते हैं, ठीक है। ये हमें क्या चीज़ शो करता है, वाई एक्सिस पे हमने लिया इनकम को, ठीक है, यहाँ पर हमने इनकम को शो कर दिया, इनकम बोल सकते हैं उसको, जीडीपी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या लिया एग्रीगेट डिमांड और या फिर कहीं की एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अब इसके बाद हुआ क्या कि आप ध्यान से अगर इसको देखते हैं तो हमारा जो वाई है, वाई का फिगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। क्यों स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये 0 से क्यों स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने ये देखा था कि इनकम का लेवल 0 हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि हमारी कमाई बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है, इनकम का लेवल 0 हो सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पर क्या कहना चाहता है आपको कि अगर ये देखिए, अगर हम इस चीज़ को देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये 30 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि ये जो कर्व है हमारा, ये है हमारा क्या है, ये सारा कर्व जो ये वाला जा रहा है, ये कर्व देखिए, ये कर्व किसको डिनोट करता है यहाँ पर एग्रीगेट
डिमांड को, ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को डिनोट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कहना क्या चाहता है कि ये जो इनकम का कर्व है ये स्टार्ट होता है ज़ीरो से, क्योंकि अगर ये ज़ीरो से भी स्टार्ट हो रहा है और ज़ीरो की लेवल पे भी हमारा यहाँ पर 30 का जो है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रहता है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये स्टार्ट होगा इनकम ज़ीरो से और जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है ये कुछ ना कुछ ज़ीरो से ऊपर ही रहता है, उसके ऊपर से स्टार्ट होता है। अब इसके बाद एक आपको यहाँ पर कर्व दिया है, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें, यहाँ पर हमें एक और जो शो कर रहा है लाइन को, वो है ये आई एग्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये शो कर रहा है इन्वेस्टमेंट को। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जो ये इन्वेस्टमेंट आई शो कर रहा है ये इसको फिक्स ही क्यों रखा गया है 10 पे, ठीक है, 10 पे या 20 पे कहीं पे भी अगर हम एज्यूम कर लेते हैं तो ये फिक्स क्यों रखी जाती है, ठीक है। तो ये फिक्स इसलिए रखी जाती है कि यहाँ पर हम मानकर चलते हैं कि ये इकोनॉमी में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रहेगी, मतलब कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है। अगर इवन इकोनॉमी में बिल्कुल भी कोई कमाई नहीं है, बिल्कुल भी इनकम नहीं है, लोग गुड्स परचेज नहीं कर रहे, तो ऐसा तो नहीं है ना कि इकोनॉमी में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ही नहीं रहेगी, सारी इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी। तो एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हम मानकर चलते हैं कि एटलीस्ट इतनी इन्वेस्टमेंट तो रहेगी और इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इसको आप बोलोगे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इसको हम बोलते हैं। आई होप ये फिगर आपको यहाँ पर क्लियर होगा। आइए एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या कहता है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो स्टार्ट हो रही है हमारी फ्रॉम 30 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ये क्या सजेस्ट कर रहा है, मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, ये मिनिमम लेवल एक्सपेंडिचर का रहता है और एक्सपेंडिचर जो है इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द लेवल ऑफ इनकम, मतलब ये वो खर्चा है जो इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इनकम चाहे है नहीं है इतना खर्चा तो होगा ही होगा, ठीक है। और इसके बाद कहता है कि ई इज द पॉइंट, ई वो पॉइंट है जहां पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल इनकम हो जाती है, ठीक है। ई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारा एग्रीगेट डिमांड इक्वल वाई हो जाएगा। देखिए फिगर में देख लीजिए, अगर किसी को डाउट हो तो ये देखो, ये वो पॉइंट है, ई वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा एग्रीगेट डिमांड इक्वल वाई हो जाता है, क्योंकि ये दोनों कर्व, ये वाई का कर्व और ये एग्रीगेट डिमांड का कर्व, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ये वो सिचुएशन है जो हमने टेबल में देखी थी ना, 40 इक्वल 40, जितना कमाया उतना ही खर्च कर दिया, ये वो वाली सिचुएशन है। अब इस फिगर से पहले एक सिचुएशन है, इस फिगर के बाद भी एक सिचुएशन है, इस पॉइंट के बाद। देखो इससे पहले अगर हम देखते हैं, ई पॉइंट से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ई पॉइंट से पहले यहाँ पर ये जो एग्रीगेट डिमांड है ये ऊपर है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड का कर्व ऊपर है ना। ये एग्रीगेट डिमांड क्या कहना चाहता है यहाँ पर, जबकि एग्रीगेट डिमांड है वो ग्रेटर है और ये इनकम का कर्व नीचे है ये वाला, ठीक है। तो क्या कहना चाहता है, एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन इनकम है, ठीक है, ई पॉइंट से पहले। अगर ई पॉइंट के बाद बात करोगे तो ये देखो इनकम वाला ऊपर है ना, तो ये मतलब क्या है, इनकम ज़्यादा है और ये एडी का कर्व नीचे है, तो मतलब ये एग्रीगेट डिमांड कम है, तो यहाँ पर सिचुएशन हो जाती है इनकम इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, तो ये आपको शो करता है यहाँ पर। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा। तो यहाँ पर आपको एक एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल और एग्रीगेट डिमांड कर्व का डेफिनेशन दिया है, एक बार आप इसको रीड कर सकते हैं। वैसे सिंपल है बहुत ही ज़्यादा। एग्रीगेट स्केड्यूल क्या कहता है कि एक टेबल है जो आपको शो कर रही है एग्रीगेट डिमांड और दूसरी तरफ आपको क्या शो कर रहा है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, ठीक है। और दूसरी तरफ कर्व क्या होता है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है जो टेबल में चीज़ दी होती है। तो एग्रीगेट जो डिमांड स्केड्यूल है इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो ये बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स है। और अगर आपने +1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये इनका मतलब पता होगा कि एग्रीगेट डिमांड के साथ जब स्केड्यूल वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है और कर्व बोल रहे हैं तो क्या मतलब होता है इसका। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है यहाँ कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब हम इसको देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए, अब हम एग्रीगेट डिमांड को जब स्टडी करेंगे तो इसके हम क्लोज्ड इकोनॉमी में भी स्टडी करेंगे और ओपन इकोनॉमी में भी। अब सबसे पहले देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या रहते हैं एग्रीगेट डिमांड के क्लोज्ड इकोनॉमी में। क्लोज्ड इकोनॉमी में या तो हम इसको स्टडी करेंगे 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में या 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में, राइट। और ये चीज़ हम जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं, 4 सेक्टर्स होते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं, सी कंपोनेंट्स होते हैं हमारे एग्रीगेट डिमांड के, या तो हम स्टडी करेंगे 2 सेक्टर में या फिर हम इसको स्टडी करेंगे 3 सेक्टर में। अब अगर हम 2 सेक्टर की बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले इंक्लूड किया जाएगा हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर, राइट। हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। और यहाँ पर क्या कहते हैं कि जब आप 2 सेक्टर की बात करते हैं तो इसके अंदर गवर्नमेंट को इंक्लूड नहीं किया गया है,
पहली बात। फिर कहता है कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर क्या करते हैं, परचेज करते हैं गुड्स फ्रॉम द फॉर द पर्पस ऑफ कंजप्शन। ये चीज़ हम जानते हैं, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि हाउस होल्ड सेक्टर्स क्या करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं अपने कंजप्शन के लिए, और इनके द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर क्या कहलाता है, हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी तरफ हमारा जो इंक्लूड कर रहे हैं वो है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। अब प्रोड्यूसर सेक्टर जो है, यहाँ पर प्रोड्यूसर सेक्टर परचेज करते हैं गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये लोग क्यों परचेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, और जब इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खर्चा किया जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इनके द्वारा किया गया खर्चा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और इनके द्वारा किया गया खर्चा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आई होप मैंने इतनी बार रिपीट किया तो आपको वीडियो में ही लर्न हो गया होगा। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर ये इक्वेशन है इसकी, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल सी प्लस आई। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड को डिनोट कर रहा है यहाँ पर एडी एग्रीगेट डिमांड, सी हाउस होल्ड कंजप्शन का एक्सपेंडिचर, और आई डिनोट कर रहा है प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमने देखा था कि क्लोज्ड इकोनॉमी में दो ही सेक्टर हैं, एक तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो रहा है और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब एक हाउस होल्ड सेक्टर है और एक प्रोड्यूसर सेक्टर है। तो यहाँ पर जब गवर्नमेंट नहीं है तो सारा का सारा खर्चा क्या माना जाएगा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किया गया है। ठीक है, जब सरकार है ही नहीं तो सरकार के द्वारा खर्चा भी नहीं किया होगा, तो जो खर्चा किया गया है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डाली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सारी प्रोड्यूसर की इन्वेस्टमेंट है, ये वाली जो प्रोड्यूसर की सारी इन्वेस्टमेंट है, इसको क्या माना जाएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर माना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट आपका आता है थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। अगर हम थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पर एक तो आता है हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, एक तो आएगा हाउस होल्ड सेक्टर, फिर आएगा प्रोड्यूसर सेक्टर, और एक साथ में आ जाएगी अब गवर्नमेंट। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट मिक्स क्या करती है, गवर्नमेंट में कलेक्टिव कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सरकार भी यहाँ पर कलेक्टिव कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है। अब कलेक्टिव की बात की है तो मतलब इसके अंदर कुछ तो जोड़ा गया होगा। अब इसके कंजप्शन एक्सपेंडिचर कुछ इस तरह से होते हैं कि एक तो रेफर करता है पब्लिक कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, पब्लिक कंजप्शन एक्सपेंडिचर को रेफर करता है, और या फिर इसको कहें कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन द बिहाफ ऑफ सोसाइटी एज अ होल, ये भी कह सकते हैं। जैसे कि सरकार क्या करती है, फूड एंड क्लॉथ्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है फॉर द डिफेंस फोर्सेज, ये सब खर्चे क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर जैसे सरकार अगर कोई इंडस्ट्री अपनी जो है वो एस्टैब्लिश कर लेती है तो वो क्या कहलाती है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे कि रोड बनवाना, ब्रिज बनवाना, तो ये सब क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्ट कर रही है कहीं पे, तो ये भी दो तरह की खर्चे करती है, कंजप्शन के भी और इन्वेस्टमेंट के भी। तो इन दोनों खर्चों को जब जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर हमने कंजप्शन और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लिया है, उसको हम बोलते हैं ये कलेक्टिव कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो हमने यहाँ शो किया कलेक्टिव कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और डिनोट करते हैं इसको जी से, राइट। इक्वेशन की हेल्प से देखिए इसको समझते हैं एक बार। यहाँ पर क्या कहता है, एक तरफ एग्रीगेट डिमांड है, कहता है ये इक्वल होती है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर किसने किया था, हाउस होल्ड ने, हाउस होल्ड, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये किसने किया था, ये आपका किया गया था प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा। ठीक है, प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा, और वो कौन से वाला प्रोड्यूसर सेक्टर है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाला। इधर आ गई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने भी दो तरह के खर्चे कर डाले, एक तो वो जो कंजप्शन के ऊपर कर रही है, ठीक है, कंजप्शन के ऊपर कर रही है, और एक वो जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर कर रही है, रोड बनवाने में, ब्रिज बनवाने में कोई इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो ये सरकार के खर्चे हैं। तो ये तीनों तरह के जब खर्चे मिला दिए जाते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड इन द थ्री सेक्टर इकोनॉमी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन ओपन इकोनॉमी। अभी तक हमने जो कंपोनेंट्स स्टडी किए थे एग्रीगेट डिमांड के, वो क्लोज्ड इकोनॉमी में थे। अब ओपन इकोनॉमी के अंदर देखिए क्या हो जाता है कि एक तो हाउस होल्ड सेक्टर आएगा, प्रोड्यूसर भी आएगा, गवर्नमेंट भी आएगा, ये तीन चीज़ें तो हमने पीछे पढ़ ली थी। अब इसके अंदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आ जाएगा, मतलब पहले जो तीन चीज़ें हम स्टडी कर रहे थे वो थी हमारे कंट्री के अंदर अंदर जो चीज़ें अवेलेबल थी। ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जब हम डील करने लग जाते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ओपन इकोनॉमी की अब बात कर रहे हैं। अब ओपन इकोनॉमी में हमारी एग्रीगेट डिमांड को हमने देखना है। अब देखिए इसको सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं, आप इक्वेशन से ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। एग्रीगेट डिमांड हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट डिमांड आपको कैलकुलेट करनी है। इक्वल क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड ने खर्चा किया था, ये है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर सेक्टर ने किया था, ये फिर सरकार आ गई थी बीच में, इसने भी दो तरह के खर्चे किए थे, एक कंजप्शन वाले और एक इन्वेस्टमेंट वाले। ठीक है, अब इसके साथ जो नेक्स्ट पॉइंट
जो एडिशनल ऐड हुआ वो है x माइनस एम। एक्स डिनोट करता है यहाँ पर एक्सपोर्ट को, ठीक है, और m डिनोट करता है इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। मतलब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा नेट एक्सपोर्ट कितना किया गया वो भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। जब हम इन सबको जोड़ देते हैं तो वो आपका कहलाता है एग्रीगेट डिमांड। अब देखिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जब हम डील करते हैं तो क्या रहता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जनरेट, क्या जनरेट करता है ये, डिमांड फॉर अवर गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म ऑफ एक्सपोर्ट। देखिए अगर हम किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उस चीज़ की डिमांड है, हमारी कंट्री से डिमांड की जाती है, फिर हम उन गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। उन गुड्स एंड सर्विसेज को अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो हम उसको बनाएंगे, फिर हम उसको बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे अदर कंट्रीज़ को, तो इससे क्या होगा, हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा ना। तो क्या कहते हैं कि एक्सपोर्ट की वजह से एग्रीगेट डिमांड जो होता है डोमेस्टिक इकोनॉमी में वो बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अगर हम लोग बाहर से सामान ज़्यादा खरीदेंगे, मतलब इंपोर्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे इंपोर्ट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हम सारा सामान बाहर से खरीदना चाहते हैं, तो हमारी खुद की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो सामान बन रहा है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो कहते हैं कि इंपोर्ट की वजह से क्या होता है, हमारी डिमांड कम हो जाती है, वही एक्सपोर्ट की वजह से, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट की वजह से जो होता है हमारी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और इसीलिए जो है हम यहाँ पर क्या चीज़ कैलकुलेट करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये चीज़ हम निकालते हैं कि नेट एक्सपोर्ट कितना किया गया, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। और ये इक्वेशन जो है ये ओपन इकोनॉमी का सिचुएशन रहता है जिसके अंदर हम एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स देखते हैं। आई होप यहाँ तक ये आपको क्लियर होगा। और ये हमारा चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर 1 है, बाकी के लेक्चर्स हम अपलोड कर देंगे, तब तक आप इसको देखिए और प्रिपेयर कीजिए, राइट। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।